लेकिन होता ये है कि आमतौर पर आपकी एक भाषा कमजोर होती है और आपकी एक भाषा पे अच्छी पकड़ होती है। एनीवेज, करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, यही हमारा टॉपिक है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्या है इस वीडियो में? कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विथ आवर क्लास। एक रास्ता था जिसकी खोज पोर्टुगीज ने कर ली थी, और वो रास्ते का नाम बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो जल्दी से यहाँ पर जो है क्या बोल रही थी, मैं ही भूल गई। हाँ, तो बेसिकली जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ये चैप्टर मेजरली मेजरली ब्रिटिश पॉलिसीज पर फोकस करता है। किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर अपनी शक्तियों का विस्तारण किया है, किस तरीके से एक्सपेंशन किया है, इट टॉक्स अबाउट दैट। बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर कि उससे पहले और बहुत सारे लोग भारत में कहीं ना कहीं व्यापार करने के लिए आ चुके थे। लेकिन व्यापार करने क्यों आए थे, है ना? दैट्स द मेन पॉइंट। आपको क्या लगता है, क्या हमारे यहाँ ये व्यापार करने आए थे? तो समझ लाना, और थोड़ी चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सो ये लोग हमारे यहाँ पर मसाला लेने आए थे। वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले जो है कैलीकट में पहुंचे, और उन्होंने भारत की खोज कर ली कि ओह मुझे भारत मिल गया। और वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आए थे। बाय एनी चांस कल को, क्योंकि पिक्चर में गिवन है चैप्टर में, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। सो सबको ही पता है कि जब से ये पूरा केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता ढूंढ लिया गया था, क्योंकि बीच में से आने वाला ये इस तरीके से पूरा केप ऑफ होप का गुड का जो रास्ता था, क्योंकि यहाँ से आने में बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लग रहे थे, तो ये रास्ता वास्को डिगामा ने, ठीक है, वास्को डिगामा ने यहाँ पर इस भारत की खोज कर ली थी इस रास्ते से 1498 में। तो लगभग 15वीं शताब्दी तक भारत में डच, फ्रांसीसी और पोर्टुगीज आ चुके थे। सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, और 16वीं शताब्दी में कौन आएगा? 1600 में आएंगे अंग्रेज। तो मतलब अंग्रेज सबसे लेट आए हैं हमारे पास, बट सबसे लास्ट तक यही रुके हैं। और इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी होंगी कि जिसकी वजह से सबसे अधिक समय तक भारत में रहे। सो वो कौन कौन सी चीजें हैं वही हमें बेसिकली पढ़नी है। तो चलो पहले स्टार्ट हो गए हमारी सारी चीजें, ये हमने डिस्कस कर लिया। और ये भी हमने कल की क्लास में देखा था कि अभी मुगल साम्राज्य ऑलमोस्ट पतन पर है। राइट, हमने कल की क्लास में देखा था द मुगल साम्राज्य का पतन लगभग हमने कल देख लिया था। औरंगजेब जो है लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, लास्ट रूलर नहीं था, लास्ट सबसे पावरफुल था। जैसे कि आपको याद होगा, बहादुर शाह जफर वॉज ऑल्सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलरली मुगल फैमिली ओनली, पर वो संभाल नहीं पाए इतनी ज्यादा सत्ता को। उन्होंने भी 1857 की क्रांति में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करा, लेकिन उनको जो है इवन रंगून के जेल तक डाल दिया गया। तो यस डेफिनेटली औरंगजेब जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट एक राजा रहे हैं, शक्तिशाली अंतिम। उसके बाद सूबेदार और जमींदार अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर चुके थे। सूबेदार और जमींदारों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली थी, और दिल्ली उनके हाथों से जा रहा था, है ना? दिल्ली किसके हाथों से जा रहा था? मुगलों के हाथों से दिल्ली जा रहा था। सो दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ, ये मतलब इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। इवन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफर भी एक कोशिश होती है उनकी भी अच्छा लीडर बनने की, बट वो ज्यादा अपना साम्राज्य फैलाव नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो उस समय बहुत बूढ़े भी हो गए थे, तो यस डेफिनेटली वो नहीं जो है फाइट कर पाए। इवेंचुअली दिल्ली हमारे हाथ से चला गया था, क्योंकि इस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? बहादुर शाह जफर। और फाइनली उनके लड़कों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और उनको रंगून के जेल भेज दिया गया था। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं जो जिसके बारे में चैप्टर हमें बताता है। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आज आप सुन लो। साथ भी शायद अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। ये कुछ कहानी चल रही है, और जब ये कहानी चलेगी तो अब हो जाएगा अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया। ये 1707 की कहानी है, लेकिन इससे लगभग 100 साल पहले अंग्रेज हमारे देश में आ चुके थे। लेकिन अंग्रेज हमारे देश में कैसे आए वो देखना बहुत जरूरी है। 1616 सेंचुरी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने कंपनी को चार्टर दिया, व्यापार का एक अधिकारी। कंपनी क्या थी मतलब समझ नहीं आया? ध्यान से समझना, अगर आप बिल्कुल अपनी तैयारी जीरो से शुरू कर रहे हो तो आपको थोड़ी स्टोरी समझनी पड़ेगी, और अगर आपको पता है तो आपको सब समझ आ रहा होगा। भारत में जब हम पढ़ते हैं अंग्रेजों का शासन, एग्जैक्टली अंग्रेजों का शासन स्टार्ट नहीं हुआ था।
दैट्स द होल पॉइंट जो तुम्हें समझना है। भारत में कंपनी जिसको बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, वो सिर्फ व्यापार करने के हकदार के साथ आई थी। कैसे अपना पूरा जो है साम्राज्य यहाँ पर बना लेंगे वो एक अलग स्टोरी है। तो क्वीन एलिजाबेथ जो उस टाइम ब्रिटेन की रानी थी, उन्होंने एक फरमान जारी करा, जो हमारे यहाँ पर फरमान बोला जाता था, इनके यहाँ पर उसको चार्टर बोला जाता है। एक शाही चार्टर था, एक शाही फरमान। उस पर लिखा हुआ था कि हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे रहे हैं भारत में जाए, क्योंकि नाम अब भारत भेजे, जैसे मान लीजिए आपकी कोई एम्बेसी में गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो आपको कौन भेजेगा? आपको भारत सरकार ही तो भेजेगी। सो जो भारत सरकार आपको भेज रही है एम्बेसी में, आप भारत सरकार को रिप्रेजेंट करोगे। वहां जाके गड़बड़ करोगे तो ऑब्वियसली भारत का ही नाम खराब होगा। आपको थोड़े लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार जो है किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। मोनोपोली राइट्स दिया था कि ईस्ट में व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। अब आप सोचोगे ईस्ट का क्या मतलब है? अरे ब्रिटेन से ईस्ट के तरफ आएंगे, ब्रिटेन से इंडिया की तरफ आएंगे तो ईस्ट में जाएंगे ना, इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। आया समझ में? इसीलिए इसको EIC कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर ये सारे लॉजिक आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद एम क्या था, क्यों भेजा था, आखिरकार ऐसा क्या था कारण कि ये लोग हमारे यहाँ पर व्यापार करने ही आए थे? नॉर्मल सा लॉजिक है, ये हमारे यहाँ पर व्यापार करने आए थे ताकि हमारे यहाँ से सस्ता माल खरीद के अपने यूरोप में उसको महंगे प्राइस पर बेच सके। और इसमें काफी सक्सेसफुल भी थे, क्योंकि इंडिया में उनको चीप लेबर मिल रहा था, भर भर के जनसंख्या थी, तो काम करने के लिए लोग अवेलेबल थे, रॉ मटेरियल अवेलेबल था, सब कुछ बहुत बढ़िया मिल रहा था। और यहाँ से इनका व्यापार किस तरीके से पावर में, शक्तियों में बढ़ जाएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ एक और चीज याद रखना, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच पहले से ही भारत में प्रेजेंट थे। जब 1600 शताब्दी में ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो आई, तब ऑलरेडी ये लोग एग्जिस्ट करते थे। इंडिया का कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस हाईली डिमांड था। मसाले, हमारा रेशम और हमारा कपास काफी ज्यादा डिमांड में था। मसाले क्यों डिमांड में थे? क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन खाते थे, तो मसालों को मैरिनेट करके जो है लंबे समय तक चिकन वगैरह को, नॉन वेज को चलाया जा सकता था। ये मेन जो है अराइवल था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी है। कब आई है? 1600 शताब्दी में। अब आते ही वो क्या क्या चीजें करेगी वो हम देखेंगे। चलो, फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिसीज, है ना, फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिसीज, ये जो है आपको देखना पड़ेगा। कंपटीशन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। अब आपस में इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे? इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, जो आपको याद रखना है। ओके, ये चीज याद रखना। अब सारे लोग एक ही काम करना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पोर्टुगीज जो है स्कूल बनाने आए हैं, फ्रांसीसी हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने आए, नहीं, सब व्यापार करने आए हैं। और जब व्यापार करने सब आएंगे तो लड़ाई झगड़ा होना बिल्कुल कॉमन सी बात हो जाएगी, कॉमन सी बात हो जाएगी। तो अब ये सारे लोग आपस में शक्ति, भारत में अपनी शक्ति विभाजित करने के लिए लड़ेंगे। और जब आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे की जहाज को डुबोएंगे, रोक लेंगे, लूट करेंगे, या फिर उनके रास्ते रोक देंगे, यही सारी चीजें। ट्रेडिंग, जो भी हमारी व्यापार की चौकियां थी, उनकी किलाबंदी शुरू हो जाएगी, पावर एक्सपेंशन हो जाएगा, ताकि दुश्मन ऑब्वियसली अटैक ना करे, हमारे हजारों करोड़ की संपत्ति ना लूट ले। और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है? स्थानीय शासकों से उनका टकराव भी होगा। जो भी वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया का राजा होगा, रानी होगी, उनसे ये लोग ऑब्वियसली टकराव भी करेंगे, क्योंकि इनको तो वहां पर पावर लेनी है। और पावर लेने इतनी आसान बात नहीं है, राजा भी सामने वाला लड़ेगा। और ग्रेजुअली बच्चा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब व्यापार और पॉलिटिक्स एक ही सिक्के के पहलू बन जाते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। व्यापार और क्या है? व्यापार और पॉलिटिक्स एक ही सिक्के के पहलू यहाँ पर बन जाते हैं, विच इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड। आ रहा है समझ में सारी चीजें क्या हो रहा है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, किस तरीके से हम बहुत परेशान हैं। अब आ जाओ जल्दी से, सबसे पहले बंगाल वाले एरिया में। बंगाल वाले एरिया में ही क्यों सबसे ज्यादा चीजें शुरू होंगी? सोच के बताओ थोड़ा सा, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। हैप्पी बिहू भाई, हैप्पी बिहू। मैं कमेंट्स पढ़ूं, बताओ, ठीक है? हैप्पी बिहू, स्पैम नहीं करो बिल्कुल भी।
ठीक है, चलो ना अब क्या होता है इस पूरे कहानी में, अब आ जाता है बंगाल। सबसे पहले जो है यहाँ पर फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री हुगली में लगाई गई। अब सिंपल सा लॉजिक है, हुगली रिवर के पास क्यों लगाई होगी फैक्ट्री, क्योंकि वहीं पर मेन जनसंख्या पहले रहती थी। पहले मेन जनसंख्या या तो गुजरात वाले कोस्टल एरिया में आपको देखने को मिलेगी, या बॉम्बे ये आपके कलकत्ता वाले एरिया में देखने को मिलेगी, जिसको आज हम वेस्ट बंगाल वाला एरिया बोलते हैं पूरा। उस समय वेस्ट बंगाल एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ बंगाल एग्जिस्ट करता था, वहां पर ज्यादा जनसंख्या रहती थी, वहां से व्यापार का आना जो है बहुत पॉसिबल था। और बाकी जगहों पर अभी भी बाकी जैसे पोर्टुगीज का रूल है, फ्रांस का जो है रूल है, कुछ डच के एरियाज हैं जो कैप्चर करे हुए हैं, तो इसलिए इन्हें जो है हुगली वाला बेसिन जो था वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा। और यहीं से ही क्वेश्चन आ जाएगा कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ लगाई थी और कौन से साल में। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, उस फैक्ट्री की किलाबंदी शुरू कर दी। अब आप बोलोगे कि किलाबंदी क्यों शुरू करी, तो ये अपने जो वहां का जो राजा था उसको बोलते थे कि हमारे अटैक कर रहे हैं ना सामने वाला, हमारी सारे धन दौलत जो है लूट रहा है। और आपको ये भी जानना होगा कि ये जब ये व्यापार करते थे तो बहुत सारा पैसा जो मुगल एम्पर उस टाइम थे उनको दिया जाता था कि हम आपके यहाँ ट्रेड करेंगे, इतना ज्यादा व्यापार करेंगे, आप ये बहुत सारा पैसा धन दौलत रख लीजिए। तो डेफिनेटली राजा भी एग्री हो जाता था। अब धीरे धीरे ना यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही धोखाधड़ी से कंपनी ऑफिशियल जो होंगे अब वो जमींदारी के हक अधिकार भी खरीदना शुरू कर देंगे। यहाँ पर वो जो है घूसपेट और रिश्वत देके जो है एक गांव की जो है जमींदारी राइट्स ले लेते हैं, जिसको कैलिकट के नाम से आप जानते हो, सॉरी कलकत्ता के नाम से आप जानते हो, वो भी आप याद रखना। कंपनी को 3 गांव की जो है जमींदारी मिली थी और उसमें से सबसे पहले कलकत्ता था। और इसका मतलब कुछ आम बात नहीं थी, इसका मतलब है जो वहां पर जो एरिया है उस पर शासन रहेगा। ऑलमोस्ट सारा जितना भी पैसा वैसा वहां से आता है सब कुछ अब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। अब इस चीज को करते करते कैसे अपना पूरा फैलाव करेंगे वो भी हम देखेंगे। औरंगजेब ने इवन एक फरमान भी जारी करके दिया था कि आप कर मुक्त व्यापार करिए। सोचो कि अगर आज भी इंडियन गवर्नमेंट ऐसा बोल दे तो भारत की इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो जाएगी। सो आज भी जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती हैं या कुछ भी सामान पर कर लगाया जाता है, जिससे कि सरकारें चलती हैं, सरकार के जो कामकाज हैं वो चलते हैं। और आज ही अगर सरकार बोल दे कि हम दुबई से आने वाले सामान पर टैक्स नहीं लगाएंगे, यूएस से आने वाले सामान पर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो पूरी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। और औरंगजेब का ये डिसीजन था, उसने फरमान जारी करके बोल दिया कि हाँ कोई बात नहीं, आप तो बहुत बढ़िया लोग हो, आप आराम से यहाँ पर ट्रेड करो, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। कंपनी ऑफिशियल इसी प्रिविलेजेस को मिसयूज करेंगे और जितना भी कर अभी तक राजस्व बंगाल के पास था वो सब अंग्रेजों के पास चला जाएगा। और धीरे धीरे अब मुगल्स की पावर और कम होते चले जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद होगी एक बहुत ही भयंकर बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध था दैट हैपेंड इन 1757। इसमें क्या हुआ था, इसमें सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के। ठीक है, किसी को पता है व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ये यहाँ पर क्या हुआ था, कोई बता सकता है? हाँ, फरमान भी वही जैसे रॉयल ऑर्डर चार्टर भेजा था ना वैसे ही फरमान होते थे। ठीक है, किसी को पता है कि ये जो हमारा बैटल ऑफ प्लासी था इसमें क्या हुआ था? बी कॉम एक ऐसी डिग्री है जिसको एचआर 2 मिनट में रिजेक्ट कर देती है। मेरी मत ही मारी गई थी जो मैंने बी कॉम चूज। ठीक है, देखो अब एक और चीज आपको समझनी होगी कि एकदम से ये मैम ये नाम कहाँ से आ गया है ना। हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में एक नवाब का नाम पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि ये नाम आप याद रखना। किसी को वो नाम याद है? जल्दी से मुझे बताओ। 1757। ठीक है, जैसे ही अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है वैसे ही जो है आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ओके, बताओ मैंने तुमको एक नाम कल याद करने को बोला था कि आप ये बंगाल का जो नवाब है जिसको बंगाल की जो है दीवानी राइट्स मिले हुए थे, उसका नाम मैंने आपको कल बोला था। हाँ वो धोखा हुआ था वो तो ठीक है, क्या नाम था उस व्यक्ति का? कल मैंने मुर्शिद कुली खान बोला था ना मैंने। मुर्शिद कुली खान के बाद ही अलीवर्दी खान आए थे और अलीवर्दी खान के बाद अभी सक्सेसर थे सिराजुद्दौला। उस टाइम सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और ऑब्वियसली जब ये सब हो रहा है
जब ये सारी पूरी घटना हो रही है, औरंगजेब ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहा है बैठ के, क्योंकि यहाँ तो नवाब है ना, एक्चुअली में रूलर तो औरंगजेब ही है। ये चीज़ें आई होप आपको समझ आ रही होंगी कि मैंने आपको बोला था कि असली राजा दिल्ली में बैठा है, बाकी सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, बाकी नवाब बंगाल में कोई बैठा है, अवध में कोई और नाम से बैठे हुए हैं, सारे नाम भी हमने डिस्कस किए थे। वैसे ही उस टाइम बंगाल में इस टाइम पर जो है 1757 का टाइम आ गया है। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान आए, अलीवर्दी खान के बाद ये जो है नवाब आए हैं, सिराजुद्दौला अभी नवाब थे बंगाल के। लेकिन एक व्यक्ति था मीर जफार, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर मीर जफार, है ना? मैंने कल भी बोला था ये नाम याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऐसे ऐसे भी बोला जाता है इवन इतिहास में, ये तो युद्ध कभी हुआ ही नहीं। यस, ऐसा भी बोला जाता है कि ये वॉर कभी लड़ा ही नहीं गया। ऐसे भी बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है इसके बारे में बोलता है। अच्छा, एक्चुअली में क्या हुआ था, यहाँ पर एक जो है काइंड ऑफ कमांडर थे, आर्मी को जी लीड कर रहे थे ना, दैट वाज मीर जफार जो है उस टाइम सिराजुद्दौला के जो है नवाबियत, मतलब जो नवाब थे उनका एक गवर्नर था, काइंड ऑफ सूबेदार था, या आप बोल दो कि आर्मी को लीड कर रहा था, पूरी सेना को लीड कर रहा था, वो था मीर जफार। अब मीर जफार ने क्या किया ना, उसको समझ आ रहा था कि अगर जो है मैं अंग्रेजों का साथ दूंगा तो मुझे यहाँ पर जो है बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, वो बात बिल्कुल अलग है कि फिर इसको वही सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, गलत इसके साथ भी फ्यूचर में हो ही जाएगा। ये बस एक पपेट था, उस टाइम इसका फायदा बहुत उठाया गया। तो मीर जफार का जब ये पूरा टाइम चल रहा था तो उससे गुप्त समझौता कर लिया, और उस टाइम ब्रिटिश के तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मीर जफार को प्रॉमिस कर दिया कि अरे हम तो आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, आपको इतना पैसा दे देंगे, बस आप हमें व्यापार करने देना, सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं। सो कंपनी यहाँ पर जीत जाती है बैटल ऑफ प्लासी, और ऐसा बोला जाता है ये युद्ध कभी असलियत में लड़ा ही नहीं गया, क्योंकि मीर जफार के जो फौज थे उसने पहले ही जो है हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वो एक्चुअली में लड़े ही नहीं, क्योंकि उन जो है मीर जफार ने युद्ध करने के लिए ही जो है मना कर दिया, या ये पहले से ही हार तय थी कि यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला विल लूज ओनली, और यहाँ पर अंग्रेज जीत जाता है, और इसको जो है इंग्लिश की बहुत बड़ी विक्ट्री कहा जाता है, अंग्रेजों की बहुत बड़ी जीत कहा जाता है इसे। एंड सिराजुद्दौला जो है मार दिए गए, और ऑब्वियसली मीर जफार को नवाब बना दिया गया। लेकिन याद रखना, इनको कुछ पावर नहीं दी गई, सारी पावर रॉबर्ट क्लाइव ने अपने नाम कर ली थी, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे वैसे से रिलेटेड हो, सारी पावर मीर जफार के नहीं रॉबर्ट क्लाइव के पास आई थी। सो ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद एक और बैटल हुई थोड़े टाइम बाद, विच वॉज बैटल ऑफ बक्सर। अब बक्सर के बाद इन्होंने अपना पावर एक्सपेंशन और ज्यादा जो है क्लियरली अपने अंडर कर लिया, और ज्यादा कंपनी ने अपनी पावर जो है एक्सपैंड कर ली। 1765 में मुगल एम्परर को दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स जब मिले तो अब सारा का सारा कंपनी जो है कर वसूलने का अधिकार ले लेती है। फाइनेंस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार, सेना, प्रशासन, सब कुछ अब भारत के पैसों से होने वाला था। मतलब अब सब खर्चा आप लोग करेंगे, भारत के लोग करेंगे, और ब्रिटिश यहाँ पर सिर्फ अमीर हो जाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर पूरी कहानी समझ ली है, पूरी कहानी पढ़ ली है। और अब कंपनी ऑफिशियल्स खुद को नवाब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स होंगे वो खुद को नवाब बनाएंगे, इनॉर्मस वेल्थ इकट्ठा करेंगे। इस चीज की भनक अभी तक ब्रिटेन की गवर्नमेंट को नहीं है, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, ये सब अभी व्यापारी हैं, यहाँ पर पूरी फुल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस चीज की भनक अभी तक रानी को और उसके पूरे सरकार को कुछ नहीं पता है। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक्सपेंशन कर रही है, और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहुत बड़े व्यापारी, एक बहुत ही बड़े ऑफिशियल रॉबर्ट क्लाइव इस टाइम पर बहुत ज्यादा अमीर बने। किसी को कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, हमारे भारत में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, और ये रॉबर्ट क्लाइव इतना अमीर बन गया एक टाइम पर कि ये अपने ही जब टाइम पीरियड में
साल में कम से कम 3-4 बार लंदन घूमने चले जाता था। तो आप सोचो, इट वाज़ नॉट अ जोक कि आप 1 से 2 दिन में वापस आ जाओगे, बहुत समय लगता था, आने में भी, जाने में भी। तब जब पता चला कि अरे! ये भारत में क्या हो रहा है और ये लंदन में छुट्टियाँ मनाने गए हुए थे। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा अपनी शक्तियों का गलत फ़ायदा उठा रही थी और धीरे-धीरे जो भी सारे नवाबी राइट्स थे, दीवानी राइट्स थे, वो किसने ले लिए? वो अंग्रेज़ों के ऑफ़िशियल्स ने अपने आप को नवाब घोषित करना शुरू कर दिया। अब 2 चीज़ें यहाँ पर जो हैं अप्लाई करी गई थी कंपनी ने, 2 तरीके की चीज़ें थी। एक तो इन्होंने अपना एक्सपेंशन बहुत करा 2 तरीके से। एक था सब्सिडियरी अलायंस और एक था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये 2 पॉलिसी हैं जो कंपनी के एक्सपेंशन में के बहुत ज़्यादा काम आई। ये क्या थी, ये आप मुझे बता सकते हो? सब्सिडियरी अलायंस? ठीक है, जल्दी से प्लेलिस्ट में मैं कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सब्सिडियरी अलायंस क्या था? यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, मीर ज़फ़र ज़िम्मेदारी का काम सँभाला था, पैसे का लेन-देन अंग्रेज़ कर रहे थे, ठीक है? ज़िम्मेदारी का सारा काम जो है सारा काम भारतीयों को दिया जाता था। अब सब्सिडियरी अलायंस मुझे बता दो आप लोग क्या होता है? सब्सिडियरी अलायंस। देखो, अब ध्यान से सुनना। अब ये जब कहानी सारी चल रही है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो अब ऑब्वियसली पैसा किसको दे रहे हैं? अंग्रेज़ों को दे रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा कहा जाता था कि अभी कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई भी राजा कुछ भी नहीं, अगर आपको कुछ भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो अंग्रेज़ आपको प्रोटेक्शन देंगे। और अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको जो भी वो सेना हमने आपकी उसमें लगाई है, आप उसको पैसा दो और अगर आप पैसा नहीं दोगे, तो अल्टीमेटली वो एरिया किसका हो जाएगा? वो एरिया अंग्रेज़ों का हो जाएगा। जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही बेहुदा सी पॉलिसी थी, बट येस, दिस इज हाउ ब्रिटिशर्स एक्सपैंडेड देयर पावर। उन्होंने बोला कि देखो, हम आपको सुरक्षा देंगे सब कुछ, लेकिन अगर आप कर नहीं दोगे, आप हमें पैसा नहीं दोगे, तो वो एरिया हमारा हो जाएगा। और ऑब्वियसली जब हम कर कमा ही नहीं रहे, हमारे जेब में पैसा आ ही नहीं रहा है, सारा पैसा तो अंग्रेजों के पास जाना शुरू हो गया, तो हमारे हाथ से वो एरिया निकलने शुरू हुए। वैसे ही हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे एरिया निकले और लोगों ने प्रोटेस्ट भी करा। मैसूर मराठा में बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन ऑब्वियसली वहां पर अंग्रेज ही जीत गए, हम लोग हारते चले गए सारी चीजें। फिर यहाँ पर परम सत्ता की नीति शुरू हो गई और एक और फिर यहाँ पर नीति इन लोगों ने लाई, वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट नीति है, जो डलहौजी ने लेके आई थी। इसके तहत अगर कोई मेल हायर नहीं होगा, कोई पुरुष नहीं होगा, तो वो भी संपत्ति, वो भी जो एरिया है, वो भी जो भी क्षेत्र है, वो भी ब्रिटिशर्स के पास चले जाएगा। तो ये दो जो पॉलिसी थी, ये आप याद रखना बहुत अच्छे से, ये दोनों ही पॉलिसी ब्रिटिश पावर को और एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये दो नीतियां थी इनकी इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक जो है इसी को लेके टीपू सुल्तान के साथ एक जो है युद्ध हुआ था। अब टीपू सुल्तान जो है मैसूर में बहुत पावरफुली ग्रो कर रहे थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शक्तिशाली शासक थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी लोगों से मदद मांगी, उनके साथ टीम बना ली, उनके साथ जो है दोस्ती करी, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चल ही नहीं पाया। एंग्लो वॉर हुए, 4 एंग्लो वॉर हुए, उसमें भी ब्रिटिशर्स ही जीत गए। और जिसमें बचा यहाँ पर आपको याद रखना है, जिसमें फाइनली टीपू सुल्तान को मार दिया गया था 1799 में, वो यहाँ पर एक ट्रीटी भी साइन होती है, श्रीरंगपट्टनम, ये लास्ट बैटल था और इसके बाद मैसूर भी हमारे हाथ से चला गया था। और जो है टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का जो है शेर कहा जाता है, ये भी आप बात याद रखना। बस यहाँ पर याद रखने वाली बात यही है, ठीक है, ये बस याद रखने वाली बात है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सब्सिडरी अलायंस के बारे में आपके लिए लिख भी दिया है, अगर आपको एज इट इज पढ़ना भी हो। सो इंडियन रूलर्स जो अपने इंडिपेंडेंट आर्मीज बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, भारतीय शासक अपनी सेना नहीं रख सकते थे, ब्रिटिश सेना की रक्षा स्वीकार करनी पड़ती थी और बदले में उनको क्या देना पड़ता था? खर्चा, और खर्चा नहीं दोगे तो आपका क्षेत्र चले जाएगा।
और क्षेत्र पर किसका राज हो जाएगा? ऑटोमेटिकली अंग्रेजों का राज हो जाएगा, आपसे छीन लिया जाएगा वो। ठीक है, भुगतान ना करने पर वो चीजें आपसे छीन ली जाएंगी। क्लियर है? अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था? वही है, मतलब कि एक स्टेप के बाद अगर कोई नहीं है तो ये एरिया किसका हो जाएगा? ये ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है। इसको डलहौजी लेके आए थे। इसमें था कि अगर आपके जो है पूरे के पूरे शासन में पुरुष उत्तराधिकारी ना होने की वजह से सारा राज्य ब्रिटिश शासन में मिल जाएगा। जैसे कि झांसी, नागपुर, सतारा को भी इवन क्या कर लिया गया? उनका एनेक्सेशन कर लिया गया। अवध का एनेक्सेशन जब हुआ, जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है, 1856 में, इसका लेना देना 1857 की क्रांति से भी है। तो ये भी आप याद रखना, इसका लेना देना किससे है? 1857 की क्रांति से भी है। उसके बाद बचता है अब हमारे पास नया एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब करने के बाद इन्होंने नई तरीके से चीजें शुरू करी। नई तरीके से जब शुरू करी तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसे 3 नई प्रेसिडेंसी बनाई। वॉरेन हेस्टिंग्स को यहाँ पर नया जो है पहला गवर्नर जनरल बना दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग अब स्टोरी में आ गया। मतलब पावर को और एक्सपेंशन, ये सब 1857 के बाद होना शुरू हुआ है। अब अंग्रेजों को रियलाइज हो गया कि अब हम जो है आपके यहाँ पर इतनी भी शक्तियों का विभाजन नहीं करेंगे। अब हुआ ये था, जब जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे चिट्ठे खुल गए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के चिट्ठे खुले तो सारी पावर अब ब्रिटिश अंपायर अपने हाथ में ले लेगा। ठीक है, अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स संभालेंगे चीजें। और यहाँ पर एक इंसान को अपॉइंट करके भी भेजेंगे, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स आके समझेंगे भारत में बहुत सारी चीजें और बहुत सारी पॉलिसी ये भी लागू करनी शुरू करेंगे। ठीक है, फिर पता चलता है किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव और ऐसे बहुत सारे व्यापारी भारत में लूट मचा रहा था, और उनसे पूछा जाता था तो बहुत नुकसान दिखाते थे कि हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब 3 प्रेसिडेंसीज बन गई हैं। कंपनी ने अपना सिपाही सिस्टम, सिपाही सेना का गठन करना शुरू कर दिया है। सारे के सारे जो है सिपाहियों को, हमारे सिपाहियों को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना शुरू कर दिया है। इन्फेंट्री वगैरह इंक्रीज हो गई है, बहुत ज्यादा लोग अब सेना में, हमारे ही लोगों को तनख्वाह देना इन लोगों ने शुरू कर दिया। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। अगर चैप्टर का कंक्लूजन देखें तो पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ट्रेडर से जो है कॉलोनियल पावर बन गई है। औपनिवेशिक सत्ता में कैसे व्यापार करते करते 1857 तक जो है सब कुछ जो है मोस्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर कंपनीज कंट्रोल। और फिर उसके बाद ब्रिटिश जो है शासन की नींव पड़ गई थी 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, चलो। हाँ, बस ये हमें बेसिकली हिस्ट्री में सारी की सारी चीजें पढ़नी थी। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहानी की तरह है। इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, किसके बाद क्या हो रहा है, कौन सी बैटल में किसको हराया जा रहा है, कितनी सारी पॉलिटिक्स चल रही है, सारी चीजें आपको खुद से यार सब कुछ यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर डन हो जाता है ये वाला। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, नवजोत, आई थिंक यू शुड बी डूइंग PYQs। ठीक है, आई थिंक 40 में से 44 तो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। एंड ये समझ लो कि आपका फाइनल एग्जाम्स में कम से कम 5-6 मार्क्स और इंक्रीज ही हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये आज की जो पूरी क्लास थी इसको फटाफट करने का यही है कि जल्दी जल्दी हम सारा सिलेबस कर लें अच्छे से, और आप PDF वगैरह से सारी चीजें पढ़ लो, बहुत अच्छे से सारी आपकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम लोगों ने कोशिश नहीं करी है, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है, लेकिन ब्रिटिशर्स काफी पावरफुल थे और हम उनके आगे टिक नहीं पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पूरा सेशन था। ये PDF मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है ग्रुप का लिंक डाल के, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल के वहां से PDF देख लेना, सारी चीजें पढ़ लेना। कहानी की तरह है और कुछ भी नहीं है इसमें, किस तरीके से भारत में अंग्रेज आए,
अंग्रेजों ने कैसे बंगाल से अपनी पावर शुरू करी, धीरे 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 बहुत सारी चालाकियां दिखा के आसपास के एरिया को खरीद लिया। पहले बंगाल में 3 गांव खरीदे, उन पर नवाबी राइट्स ले लिए, उन पे जमींदारी हक ले लिया। फिर और ज्यादा जो है टैक्टिक्स करे, वहां पर एक जो है राजा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध किया। युद्ध में कौन लड़ेगा, राजा खुद लड़ेगा, लेकिन राजा की सेना भी लड़ेगी, और सेना को जो लीड करा था वो सेनापति, उसने धोखा करा, धोखे से पावर चली गई, जिसने पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इन हिस्ट्री। फिर धीरे धीरे लोगों ने एक्सपेंशन करा, एक्सपेंशन करते करते जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं अवध में सबसे इंपॉर्टेंटली, तो ब्रिटेन की सरकार को पता चलता है ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी सारी बुरी चीजें कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है 1857 की क्रांति के बाद, और सारी पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में, डायरेक्टली सरकार के हाथ में चले जाती है। फिर वो एक वॉरेन हेस्टिंग नामक गवर्नर जनरल को भेजता है, उनको बोलते हैं कि आप जाइए, सारी चीजों को समझिए और फिर यहाँ पर हमें बताइए। जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग आता है, वो 3 प्रेसिडेंसी बनाता है कि मैं ये करके पूरी जो है भारत को संभालूंगा। आप खुद ही देख लो ना यहाँ पर कौन कौन सी प्रेसिडेंसी यहाँ पर बनाई है ना, कौन कौन सी जो है प्रेसिडेंसी बनाई है। आप देखो, बंगाल वाला एरिया घेर लिया, मद्रास वाला साउदर्न एरिया घेर लिया, और बॉम्बे वाला, और बचाई क्या पूरे भारत में, 3 प्रेसिडेंसीज बना के, है ना, 3 ये प्रेसिडेंसीज बना के, यहीं पर ज्यादा मेन पॉपुलेशन इस टाइम पर रह रही है। अभी जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी आज के जमाने में आप सोच रहे हो, और इस तरीके से अब वॉरेन हेस्टिंग सब कुछ संभाल रहा है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी चले गए, अब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में स्टैब्लिश हो गया था। 1858 में चार्टर जो है एक आया था, रॉयल फरमान आया था, उसमें लिखा हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, इसका कोई लेना देना नहीं है, अब ब्रिटिश एम्पायर खुद संभालेगा। छोड़ के क्यों नहीं चले गए, अरे इतना संपत्ति करोड़ की क्यों कोई छोड़ के जाएगा, है ना, ये हुआ था। फिर धीरे धीरे कंपनी ने आर्मी बनाई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा, अपने आप को इन्फेंट्री बनाई, आजकल है ना, आज भी ये इन्फेंट्री है, जाट रेजिमेंट, 38th इन्फेंट्री जिससे मंगल पांडे थे, 39th इन्फेंट्री, ये सारी चीजें आज भी एग्जिस्ट करती हैं, यू रिमेम्बर। तो ये सारी इन्फेंट्रीज बनाई, चीजों को ठीक भी किया, बट ठीक है उतना ठीक नहीं करा, और फाइनली यहाँ पर पूरा प्रॉपर ब्रिटिश एम्पायर स्टैब्लिश हो चुका है, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, चलो अब मिलते हैं कल की क्लास में। इतना हमें रिवीजन कर लेना है, बार बार चीजों को पढ़ लेना है। ये क्लास मैंने जानबूझ के शॉर्ट रखी है ताकि आप इसको 2 से 3 बार 2x पर देख लो। अब मिलते हैं 4:15 पर नेक्स्ट क्लास में। PYQs वी विल बी डूइंग फ्रॉम द पॉलिटी 2000 आई थिंक 21, 22, 23 के मिक्स PYQ है, करते हैं उनको। 6, 7, 8 तीनों ही क्लास को टारगेट करेंगे। आई विल सी यू गाइज एट 4:15। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।